नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके में सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश इंडिया के आगे, आईएमएफ का प्रेडिक्शन और इंडियन इकोनॉमी का बुरा हाल। दोस्तों, कहावत कुछ ऐसी है कि हाथी जब कीचड़ में गिरता है तो चींटी भी उस पे हंस के आगे बढ़ जाती है। किसी देश को छोटा या बड़ा कहना सही नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमी और वॉल्यूम के हिसाब से बांग्लादेश और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता था एक जमाने में। लेकिन कोविड के कीचड़ ने इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी को जमीन पे लाके खड़ा कर दिया है, ऐसा लग रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के डेटा के हिसाब से 2020 में जीडीपी ग्रोथ पर कैपिटा के हिसाब से बांग्लादेश इंडिया को पीछे छोड़ देगी। ये दोनों देशों की हिस्ट्री में पहली बार होते हुए दिख रहा है। आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरा सच क्या है, कितना हेडलाइन गैबलिंग है ये न्यूज और असल में सच्चाई क्या है। लेकिन उसके लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, मेरे साथ बने रहिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, जीडीपी पर कैपिटा 2020 और कोविड। दोस्तों, पहले डेटा अपन देख लेते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश का 2020 के एंड तक 4% ग्रो करके लगभग $1888 होगा और इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2020 के एंड तक लगभग $1877 होने वाला है। इंडिया का ये रिकॉर्ड 10.5% का डिक्लाइन का प्रेडिक्शन से पूरी देश की जनता में काफी सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ भी हो, मगर बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री जो 1971 में इंडिपेंडेंट बना है, वो कैसे इंडिया को पीछे छोड़ सकता है। तो फिर पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रेडिक्शन है, यानी प्रेजेंट डेटा को देखते हुए आईएमएफ के स्टैटिस्टिक्स ने ऐसा कहा है कि ये नंबर ऐसा भी हो सकते हैं। और एक चीज भी आईएमएफ ने कहा है कि जो हेडलाइन में नहीं आई है, इंडिया की जीडीपी पर कैप्चर 2021 में 8.3 की रेट से ग्रो करके 2030 तक पहुंचेगी, मतलब $2030 तक पहुंच सकती है। और यहीं पर बांग्लादेश की 2021 में जीडीपी पर कैपिटा 5.4 से ग्रो करके लगभग 1990 तक पहुंचेगी। यानी 2021 में ये नंबर्स बदल जाएंगे, लेकिन ये भी प्रेडिक्शन है और ये बात तो सही है कि दोनों नंबर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर इतने पास कैसे पहुंच गए, कैसे इंडिया ने अपनी लीड गंवाई और क्या इफेक्ट होगा इसका फ्यूचर में। बांग्लादेश और चाइना ट्रेंड। कोरोना वायरस के दौरान किसी कंट्री को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो है इंडिया। चाहे वो कोरोना वायरस के पेशेंट हो या फिर इकोनॉमी हो, दोनों तरफ से रिकॉर्ड नंबर से इंडिया को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। लेकिन उसी तरह बांग्लादेश को कोरोना में बिल्कुल भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता दिखाई दिया है। इसका मेन रीजन है कि चाइना और बांग्लादेश का अच्छा रिलेशन और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट सेक्टर। चाइना और बांग्लादेश का ट्रेड लगभग $15 बिलियन का है और इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड इसका 1/3 यानी $4 बिलियन के आसपास है। यानी बांग्लादेश को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है चाइना से और इसी वजह से बांग्लादेश पिछले 5 साल में 8 से 9% का ग्रोथ के हिसाब से रजिस्टर किया है। इंडिया वहीं पे 3.2% का ग्रोथ रेट में ही अटक गई है। और यही वजह है कि 2015 में जब इंडिया का जीडीपी बांग्लादेश के जीडीपी का 40 टाइम्स हुआ करता था, वही जीडीपी अभी बांग्लादेश से बहुत कम होने वाला है 2020 के एंड में। इंडिया वर्सेस चाइना। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी मैदान पे नहीं लड़ी जाएगी, ये या तो डिजिटली या फिर इकोनॉमिकली लड़ी जाएगी। और हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से ये कोरोना थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है। चाइना ने इसको स्टार्ट किया है पाकिस्तान से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान जैसे इंडिया के बॉर्डरिंग देशों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। पाकिस्तान में चाइना का फंडिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब बस एक शैडो गवर्नमेंट ही है, मेन प्लेयर सिर्फ चाइना ही है। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। बांग्लादेश में भी चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इस इन्वेस्टमेंट का पहला रिजल्ट इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। फैशन सेक्टर में बांग्लादेश का वर्कफोर्स का नाम पूरे दुनिया में है और सबको पता है कि कितने सारे काम कम खर्चे में वहां वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे चाइना के टेक फैक्ट्रीज में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कम पेमेंट में डबल ट्रिपल काम करवाया जाता है। इसको कहते हैं चीपर लेबर। और बांग्लादेश पहले से ही एक गरीब देश था, उसका 166 मिलियन का पॉपुलेशन उनके लिए बहुत ज्यादा था और इसके लिए वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट करना भी आसान था। और यही मौका चाइना ने लिया है। बांग्लादेश ने खुद भी बड़े बड़े मेजर यूएस बेस्ड एंड यूरोप बेस्ड फैशन ब्रांड के मैन्युफैक्चर यूनिट खोल रखे हैं, जहां कुछ दिनों पहले भयंकर आग लगी थी और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। मेरे कहने का मतलब है कि ये भारत
चारों तरफ से एक इकोनॉमिक वॉर का सामना कर रहा है, जहां सब देश पड़ोसी उसके बिजनेस का एक्सपोर्ट को टक्कर दे रहे हैं चीपर सर्विसेज के जरिए। और यही वजह है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट में कोरोना लॉकडाउन में कोई कमी नहीं आई है, और वहीं इसी वजह से देश की इकोनॉमी शायद 9.5% डिक्लाइन में आएगी। वहीं पर बांग्लादेश का एक्सपोर्ट चालू था और सिर्फ कुछ कुछ इंपोर्ट को छोड़कर बाकी सब सेक्टर अफेक्ट नहीं हुआ है। ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा साइज का देश है, इसलिए सारी चीजें उसके कंट्रोल में मॉनिटर करना और इंप्लीमेंट करना बहुत इजी हो गया है। इसके अलावा लेबर ह्यूमन राइट्स के मामले में चाइना और बांग्लादेश का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। कुछ ऐसा ही डेटा भी वहां से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है कि वहां कोरोना का एक्चुअल इंपैक्ट हुआ कितना वर्कफोर्स की हेल्थ पर। सीधी बात यह है कि शायद जान पे खेलकर उन्होंने कोरोना को अपनी एक्सपर्ट और बिजनेस को चालू रखा, और कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी होने की वजह से उसी का फायदा उसको अब मिलने लगा है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, अगर देश के स्मॉल बिजनेस की बात की जाए, तो सारे अच्छे स्टेप्स इंडिया के लिए हैं, और अभी ये देखना है 2021 में इंडिया कैसे बाउंस बैक करती है। सिर्फ जुमलों से ना पेट भरेगा ना इकोनॉमी चलने वाली है। प्राइवेटिज्म के चक्कर में पीएसयूज का हालत खराब है, देश के वर्कफोर्स में बहुत टेंशन है कि कल क्या होगा। एनबीएफसी सारे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चर सर पे हाथ दे के बैठे हैं क्योंकि लोग पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकम गारंटी नहीं है। ऊपर से जीएसटी ने जान खा रखी है छोटे ट्रेडर्स की। तो चारों तरफ से ऐसा वॉर है इंडिया की इकोनॉमी के खिलाफ। इंडिया कैसे इसको संभालती है ये देखने वाली बात होगी। देश में सिर्फ आईटी कंपनीज का बिजनेस ही चल रहा है, और वो कब तक चलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और सब लोग आईटी में नौकरी भी नहीं कर सकते। देश के फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस की कितनी जानकारी है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से वो प्लान और स्टोरेज डिजाइन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खिचड़ी जैसे बन गई और जिसमें किसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो क्या रास्ता निकलना है? क्या देश की जनता को ही अपना खुद का उद्धार करना पड़ेगा? क्या आत्मनिर्भर बनना ही एक लौता रास्ता है? अब इसका जवाब पाने के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा 2021 मार्च के एंड तक और कोरोना के खत्म होने तक। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।